अध्ययन। एक भाग में है हिंदी, हिंदी भाषा, और एक भाग में पंचायती राज, है ना? ये 5 भाग में सिलेबस बटा हुआ है पंचायती राज। हर एक सेक्शन जो है वो 30-30 अंक का है, यानी 30 अंक का ग्रामीण विकास, 30 अंक की आजीविका है, 30 अंक का छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पूछा गया, 30 अंक की हिंदी और 30 अंक का जो पंचायती राज वाला हिस्सा है इसको 30 अंक का किया गया है। ठीक है, यानी पूरा सिलेबस जब आप देखेंगे तो ये 5 भागों में बटा हुआ है। 150 अंक का प्रश्न पत्र था, और यदि इसको आप 100 नंबर में एडजस्ट करने के लिए जाएंगे तो अभी बातें ये भी हो रही हैं कि सर इसमें जीएस, जो इंडियन जीएस है उसके पोर्शन को जोड़ा जाएगा, है ना? बातें तो ये भी हो रही हैं। तो हो सकता है वो बिल्कुल जोड़े इंडियन जीएस। ठीक है, संभावना मुझे भी थोड़ी सी ज्यादा लग रही है इंडियन जीएस जोड़ने की। और इंडियन जीएस यदि वो जोड़ेगा तो मान करके चलिए कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तो रहने ही रहने हैं, है ना? कोर सब्जेक्ट कहने का मतलब जैसे भारतीय संविधान के कुछ भाग, इसके अलावा भारत का इतिहास, भारत का दर्शन एवं जो कला है ना, ये वाला हिस्सा, इसके अलावा और अर्थव्यवस्था वाला जो भाग है इसको वो जोड़ेगा। ठीक है, इन पोर्शंस को तो जोड़ेगा ही। इसके अलावा भारत का भूगोल वाले हिस्से को जोड़ सकता है वो। अब सीधी सी बात है, अगर वो संविधान और इतिहास जोड़ रहा है तो भूगोल की भी संभावना तो बनती है। ठीक है, तो अगर इन हिस्सों को जोड़ देता है तो मान करके चलिए कि जो भाग बनाएगा उन भागों में एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो इंडियन जीएस का रहने वाला है। अब हो सकता है वो सिलेबस को इस प्रकार से डिजाइन करे कि पूरे सेक्शन को, ये इन सब को मिलाकर वो केवल 4 भाग रखे, 25-25 अंक के 4 भाग रखे, ऐसा, जिसमें एक भाग में वो रख देगा ग्रामीण विकास और आजीविका को, एक भाग में छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, है ना, यानी छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन प्लस पंचायती राज कर दे, एक भाग में वो केवल हिंदी रखे, और एक भाग में भारत का जो जीएस है ना, इंडियन जीएस है, इसको रखे। ये संभावना बनती है। एक संभावना ये भी बनती है कि वो हिंदी का वेटेज कम करे और इसमें से कुछ भाग मिला करके इसको समायोजित कर दे। ये भी संभावित है कि सब सेक्शन को 10 मतलब 20-20 नंबर का करे, इसको 20 नंबर का, इसको 20 नंबर का, है ना, इसको 20 नंबर का, इसको 20 नंबर का, और हिंदी 10 नंबर और 10 नंबर का इंडियन जीएस। ये भी हो सकता है। तो संभावनाएं बहुत सारी हैं। आप अगर देखेंगे तो इसमें सिलेबस में सारा पोर्शन वही रहना है जो कि पहले के सिलेबस में था। इसके अलावा आपका और कुछ ना कुछ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये मान करके चलो कि हमको जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तो पढ़ने ही है। एडीओ के, एडीओ के लिए जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तो पढ़ने ही है, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन हो, चाहे आजीविका हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे हिंदी भाषा हो, ये तो पढ़ना ही है। अब जब एग्जाम की डेट आएगी तो उसके कुछ दिन पहले वो स्वाभाविक रूप से सारा पूरा सिलेबस एक बार जारी करेगा और कहेगा कि भाई इसमें ये वाला हिस्सा जोड़ दिया गया है, ये वाले हिस्से को हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप सिलेबस का वेट कीजिए। वैसे पुराने वाले सिलेबस को आपको मैं अभी उपलब्ध करा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब बातें आती कि सर इसको, इसकी तैयारी कैसे करें। अच्छा, और एक और अच्छी न्यूज आपके लिए है। अगर आप रेलवे वगैरह सेंट्रल लेवल का एग्जाम में इंटरेस्ट रखते होंगे तो ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है ना? और बिलासपुर जोन में इस बार अच्छे खासे पद आए हैं, लगभग 1100 के आसपास है जहां तक मैंने देखा है ना? तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो भाई 8वां वेतन आयोग तो पहले वही लगना है ना। ठीक है, हाँ। और बातें चल रही है 8वें वेतन आयोग की, तो सबसे पहले वही अप्लाई होता है, बाद में फिर स्टेट में आता है। ठीक है, कम से कम 2-4 महीने तो लग ही जाते हैं। तो रेलवे की वैकेंसी है और फैसिलिटी खूब सारी रहती हैं। ठीक है, खासकर लड़कों के लिए ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं, लड़कियों को तो खैर नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसमें इधर उधर बहुत भगाते हैं, है ना? तो स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा लड़के जो होते हैं वो फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं इसमें। ठीक है,
आप लोग बढ़िया एनटीपीसी की तैयारी करो लड़कियां, अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, फिलहाल वापस आते हैं। और ये जो सिलेबस है इस सिलेबस को तैयार करना बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि लगभग सभी तैयारी करने वाले ही विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं। और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, पंचायती राज और हिंदी जैसे जो बेसिक सब्जेक्ट है वो लगभग आपके तैयार होते ही हैं, है ना। जो हिस्सा बच गया है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण विकास और आजीविका ये ऐसे सेक्शन है जहां से बराबर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और बराबर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाने हैं मतलब मान करके चलिए कि गिरे से गिरे हालत में यहाँ से दोनों मिला करके 30 से 35 प्रश्न तो आने ही है ना। अगर 100 नंबर में भी समायोजित करेगा तो 35 से 40 प्रश्न तो आएगा ही आएगा वहां से। तो इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अब रही बात कि सर पीजीडीआरडी वाले लोग को कैसे फायदा मिलेगा, तो देखो 2017 में कैसे हुआ था, जैसे 150 अंक का प्रश्न पत्र था, 150 अंक का प्रश्न पत्र था, है ना। अब मान लो कोई विद्यार्थी है जिसने इसमें 130 नंबर लेकर के आया है, 130 मान लो 130 वो ले आया, तो पहले इसका 85% निकाला जाता था, इसका 85% निकलता, तो इसका 85% लगभग 110 के आसपास आएगा, 110.5 लगभग इसी इसी के आसपास आएगा। अब इसमें जोड़ा जाता था 15 नंबर, तो ये हो जाता था 125.5 अंक। ये उसका ओवरऑल स्कोर होता था विथ पीजीडीआरडी। ठीक है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है पीजीडीआरडी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसमें अगर आपको पीजीडीआरडी वालों से आगे निकलना है तो मेहनत आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 15 नंबर आपको कंपनसेट करना है, ये मान करके चलिए। ठीक है, इतनी मेहनत करनी है कि ये जो 15 नंबर है इसके इसका तोड़ आप निकाल पाओ, है कि नहीं। इसका तोड़ निकालना बहुत जरूरी है। और इसका अगर तोड़ निकालना है तो सर बेसिक सब्जेक्ट्स पर मेहनत करनी होगी। और बेसिक सब्जेक्ट्स पर मेहनत कहाँ करनी है, ध्यान देना। एक, जो पीजीडीआरडी वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग सीजीपीएससी या सीजी व्यापम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें तकलीफ होती है, ये वाले हिस्से में तकलीफ होती है। और प्रार्थना करो कि इंडियन जीएस जुड़ जाए। ठीक है, प्रार्थना करो इंडियन जीएस जुड़ जाए, क्योंकि इंडियन जीएस अगर जुड़ेगा तो ये आपको मौका देंगे, ये 3 सब्जेक्ट आपको मौका देंगे आपको आगे निकलने के, क्योंकि आजीविका और ग्रामीण विकास तो उनका बेसिक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उनका बेसिक सब्जेक्ट होता है, आपका भी, आप जब अभी पढ़ोगे तो आपकी भी तैयारी होगी, लगभग बराबर में रहेगा ये मामला। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, ये पहले बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी सीजीपीएससी का भी एग्जाम है, तो लगभग सभी विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप भी पढ़ ही रहे होंगे जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, एक एक फैक्ट को 4 4 बार रट रहे होंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 6.56, 6.5 रट ही रहे होंगे, है कि नहीं। हाँ, 3.23 रट रहे होंगे। 53% इसका उद्योग क्षेत्र का भागीदारी है, ऐसा पढ़ रहे होंगे। करंट अफेयर सभी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। डिफरेंस क्रिएट करने वाले सब्जेक्ट कौन है, ये क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है ना जिसको, जो हर सिलेबस में रहता नहीं है, और रहता भी है तो बहुत कम रहता है कई बार। जैसे हॉस्टल वार्डन में 5 नंबर की हिंदी थी, तो बहुत सारे लोगों ने तो इसको ऐसे छोड़ दिया था जैसे मतलब कुछ है ही नहीं वो। ठीक है, और आप देखे होंगे 2 नंबर में पूरा मामला खत्म हो गया था, है कि नहीं। इसमें हॉस्टल वार्डन की जब वैकेंसी आई, 2 3 नंबर के अंदर ही पूरा मामला सिमट गया था, बहुत ज्यादा कहाँ डिफरेंस गया था। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और इंडियन जीएस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो कॉमन ग्रेजुएट वाले हैं, जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का ये वाला हिस्सा जो रहता है ना, वो अच्छा रहता है कि नहीं, पहले से पढ़ा हुआ रहता है। और इसमें अगर 30 प्रश्न मान लो आ रहे हैं, मान लो 30 प्रश्न आ रहे हैं, वैसे 30 प्रश्नों की संभावना मुझे बहुत कम दिख रही है कि यहाँ से 30 क्वेश्चन कर देगा।
अगर 30 प्रश्न आ रहे हैं तो आपके पास ये क्षमता होती है कि आप इसमें से 25 नंबर उठा सकते हो, है कि नहीं? हाँ। अगर रूरल डेवलपमेंट के भरोसे जो तैयारी कर रहा है वो विद्यार्थी 25 नंबर तो नहीं लाएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो 25 नंबर पूरा स्कोर कर ले। ठीक है? ऐसा नहीं है कि तैयारी करने वाले नहीं है, बिल्कुल तैयारी करने वाले हैं। शत्रु को या अपने प्रतिस्पर्धी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, है ना? नीति तो यही कहती है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को थोड़ा-सा तो रिलैक्स करें ताकि दिमाग में ये रहे कि भई हमको पढ़ना है ना? नहीं तो फिर मान करके ही बैठ जाओगे कि अरे सर 15 नंबर तो दे ही रहे हैं उन लोग को, हमारा कैसे होगा? तो फिर पढ़ाई होगी कैसे? है कि नहीं? पहले से ही नकारात्मक चले जाओगे तो फिर पढ़ाई होगी कैसे? तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक अपने दिमाग में रखा जाए और सकारात्मकता यही कहती है कि आप अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करें, ठीक है? और ये जो पीजीडीआरडी वाला है मसला कि पीजीडीआरडी वालों को 15 नंबर मिलेगा, मिलने दो, क्या दिक्कत है? आप उसको इन सेक्शंस में कंपनसेट करने की कोशिश करो। हिंदी वाले भाग में, पंचायती राज में और संविधान, इतिहास यानी इंडियन जीएस वाले पोर्शन में, ठीक है? इसमें आप लोग उनके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? इस पे मेहनत करो। इसको तो पढ़ना ही है, इसको तो अच्छा करना ही है और इसमें कोशिश करना है कि पूरे में पूरा अंक लाया जाए, ठीक है? ये तो 25 मैंने कहा कि 25 लाया जा सकता है, 25 से ज़्यादा भी ला सकते हो आप, ठीक है? संविधान में क्या ही पूछेगा, भारतीय इतिहास में क्या ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा एकदम डिटेलिंग तो व्यापम जाता ही नहीं है, एकदम डिटेल में जाता ही नहीं है व्यापम। कभी-कभी कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो थोड़े ऊटपटांग टाइप के रहते हैं, तो वो कठिन है तो सबके लिए है ना, आप ही के लिए बस थोड़ी है, ठीक है? कठिन रहेगा तो सबके लिए रहेगा, ठीक है? तो अपन जितना पढ़े हैं शुरू से, मेरे ख्याल से सब कभी ना कभी तो और पढ़ चुके हैं इसके पहले। है कि नहीं? इंडियन जीएस पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ पढ़ चुके हैं, पंचायती राज पढ़ चुके हैं। पहले से सारी चीज़ें हमने कभी न कभी पढ़ी हैं। तो अपने नॉलेज पर और अपनी पढ़ाई पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए सबसे पहले तो। और जो सब्जेक्ट अपने को सामने दिख रहा है, जहाँ से हम स्कोर कर सकते हैं, उसको उसको एकदम पुख्ता कीजिए। इतना पुख्ता करिए कि यहाँ से हम पूरे का पूरा स्कोर कर पाएँ। और दूसरी बात, जब इंडियन जीएस मान लो अगर जुड़ता है तो इंडियन जीएस को एकदम रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है? इंडियन जीएस आपको बाकियों से आगे बढ़ने का मौका देगा। ये वाला हिस्सा आगे बढ़ने का मौका देगा, ये आगे बढ़ने का मौका देगा, ये आगे बढ़ने का, ठीक है? और इसमें गणित नहीं है, नहीं तो मैं गणित को भी बोलता कि वो बाकियों से आगे बढ़ने का मौका देता है, ठीक है? अब गणित है नहीं क्योंकि गणित सबसे बन जाए ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? गणित में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं व्यापम के जो उलझाते हैं। जो समय ज़्यादा लेते हैं, लेकिन गणित है ही नहीं, तो उसपे बात करना ही निरर्थक है। तो यदि आप पूरे सिलेबस को देखें, तो सिलेबस फिलहाल 5 भागों में बँटा हुआ है। ग्रामीण विकास है 30 अंक का, आजीविका 30 अंक की है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 30 अंक, हिंदी 30 अंक और पंचायती राज 30 अंक का। अब आगे जाकर के मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का यदि आप सिलेबस देखें, तो हिंदी भाषा का जो सिलेबस है ये 6 इकाइयों में बटा हुआ है, 6 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में, ठीक है? सिलेबस रखे हैं आप? नहीं रखे हैं, ठीक है? रुकिए, चलिए सिलेबस क्या है मैं बता देता हूँ आपको। 6 यूनिट्स हैं इसमें और ये 6 यूनिट में क्या है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले भाग में है इकाई 1। इकाई 1 में है वर्णमाला, ठीक है? इसमें लिखा है स्वर, व्यंजन, वर्तनी, ठीक है? ये लिखा है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी। इसके अलावा लिंग, वचन और संधि, ये जो टॉपिक्स हैं ये लिखे हुए हैं इकाई नंबर 1 में। इकाई नंबर 2 में है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द रूप और शब्द रचनाएं, स्रोत के आधार पर शब्दों का विभाजन। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि शब्दों का विभाजन जो है ये आपके सिलेबस में इकाई नंबर 2 में है। इसके अलावा इसी यूनिट में लिखा हुआ है तत्सम शब्द,
तद्भव देशज और विदेशज शब्द, देशज और विदेशज शब्द, ये इकाई नंबर 2 में है। इकाई नंबर 3 में है शब्द रचना। इकाई नंबर 3 में है शब्द रचना। इसके अंतर्गत उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है। हालांकि संधि को भी यही होना चाहिए था, है ना, लेकिन सिलेबस में वहां लिखा हुआ है संधि को। समास, इसके अलावा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसको होना चाहिए था ऊपर। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये है इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 4 में है पद एवं पदभेद। इकाई नंबर 4 में पद एवं पदभेद, जिसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, विशेषण, क्रिया, और इसके साथ में एक टॉपिक और लिखा हुआ है कारक चिन्ह। ठीक है, और कारक चिन्ह को होना चाहिए था यहाँ लिंग और वचन के साथ, उसने लिखा है यहाँ पर। ठीक, ये इकाई 4। इकाई 5 में है वाक्य परिचय। वाक्य परिचय है, वाक्य के परिचय के अंतर्गत वाक्य के अंग क्या होते हैं, है ना, वाक्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, वाक्य के भेद कौन कौन से हैं, तो ये इकाई 5 के अंतर्गत लिखा गया है। इकाई नंबर 6, इकाई नंबर 6 के अंतर्गत है मुहावरे, लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, तो ये पूरा भाग मिल करके आपका सिलेबस बनाता है। तो ये 6 अध्याय आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। ठीक है, एक तो वर्णमाला, यानी इकाई नंबर 1 से आप चालू करेंगे तो आप देखो बहुत सारा नहीं है सिलेबस। ठीक है, पूरा प्रश्न जो है, जितने प्रश्न है वो यहीं से आने हैं, इन्हीं 6 इकाइयों से। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें वो रस छंद अलंकार खोज रहे थे, नहीं है सिलेबस में, और क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है, व्यापम बहुत कम ऐसा होता है कि सिलेबस के बाहर जाकर के प्रश्न करता है, बहुत कम, नहीं करता है प्रश्न यहाँ से। ठीक है, जो सिलेबस में है उसी के अंदर बंधा रहेगा। और जब आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो 2 चीजें आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठो, 2 चीजें एकदम साथ में रखना। पहली चीज सिलेबस, सिलेबस ये एकदम साथ में होना ही चाहिए। और दूसरा पुराने पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए अपने पास। अगर ये 2 चीजें हैं तो ये मान करके चलो कि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं ना, वो उसी पैटर्न में पूछे जाते हैं जैसा पुराना पुराना पूछा गया है। ठीक है, तो ये 2 चीजें अपने पास होनी चाहिए। सिलेबस अपने पास होता है तो सिलेबस हमको बताता है कि क्या पढ़ना है, और कितना पढ़ना है ये बताएगा पीवाईक्यू, है कि नहीं। हमको किस गहराई तक जाकर के प्रश्न पूछे जाएंगे ये हमको पुराने पेपर से अनुमान हो जाता है, और कहाँ-कहाँ किस-किस सेक्शन से प्रश्न आए हैं वो बता देता है आपका सिलेबस। ठीक है, तो ये 2 चीजें बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। तो अभी अगर नहीं है आपके पास तो सिलेबस आपको मैं थोड़ी देर में उपलब्ध करा देता हूँ। आप लोग सिलेबस बिल्कुल रखिए अपने पास में। पुराने पेपर के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, है ना, कोई भी एक किताब इस पर्टिकुलर एग्जाम के संबंध में पुराने पेपर वाला वो आप लोग रख लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग को एक जनरल आइडिया होता रहे कि सर हमको क्या-क्या पढ़ना है, कितना-कितना पढ़ना है और कितनी गहराई तक हमको पढ़ना है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में जितना पढ़ो उतना कम है, इंडियन जीएस में जितना पढ़ो उतना कम है, और हमारे पास टाइम लिमिटेड है सर, जून में एग्जाम होना है, 15 जून का डेट है, एग्जाम का डेट पास है सर, अपने पास भरा पूरा 6 महीना भी नहीं है कि नहीं? लगभग 5 महीने का समय है। अब इसी में अपने को एग्जाम निकालना है। अब इसमें अगर एग्जाम निकालना है तो सर अपने को
पूरा एकदम कैलकुलेटेड रहनी चाहिए सारी चीजें एकदम नापी हुई होनी चाहिए कि सर हमको इस वाले सेक्शन में इतना मेहनत करना है, इस वाले सेक्शन में इतना मेहनत करना है। एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए आइडिया कि हमको पंचायती राज पढ़ना है तो कितनी गहराई तक पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है तो कितनी गहराई तक पढ़ना है, क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो सिलेबस सबसे पहले दिमाग में क्लियर करो, ठीक है? किस सेक्शन में कितने अध्याय हैं, है ना? और किस अध्याय के अंतर्गत हमको कितनी गहराई तक टॉपिक्स को जाना है, ये एकदम दिमाग में क्लियर करके चलना है। ठीक? पुराने पेपर ज़रूर तैयार करना, पुराने पेपर से कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन एकदम वर्ड टू वर्ड पूछ देता है, ठीक है? तो एडीओ का एग्ज़ाम तो वैसे बहुत बार हुआ नहीं है, ठीक है? आप पुराना पेपर वही वाला उठा लीजिए 2017 वाला, आपको एक सामान्य आइडिया हो जाएगा कि कितनी गहराई तक प्रश्न किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही कॉपी पेस्ट हो जाए। लेकिन गहराई का एक आकलन आप कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं आप, ठीक है? चलो, अब आते हैं सिलेबस में हिंदी के। हिंदी का यदि आप सिलेबस देखें, तो सबसे पहले भाग में है वर्णमाला, ठीक है? अब पूरे सिलेबस में प्रश्नों का जो पैटर्न है, उस पे हम लोग थोड़ी-सी बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये देखो, आज मैं सिलेबस आपका चालू नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? पढ़ाना शुरू नहीं करने वाला हूँ। इसका रीज़न सबसे पहले हम लोग को ये आइडिया तो हो जाए कि सर हमको पढ़ना क्या है, ठीक है? हाँ, तो इकाई 1 की जब मैं बात करता हूँ, तो इसमें वर्णमाला को रखा गया है। अब वर्णमाला की यदि आप बात करें, तो अभी तक व्यापम में वर्णमाला से प्रश्न जो है शुरुआती में 2016-17 के आसपास यदि प्रश्नों का स्तर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सामान्य स्तर का रहा है, बहुत सामान्य रहा है। कठिन प्रश्न बहुत कम, एकदम यदा कदा आपको दिखेंगे कि कठिन प्रश्न पूछे गए, बहुत कम मिलेंगे। लेकिन अभी जब 2021 के बाद की बात करूं, 2021 के बाद, तो हिंदी के प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है? और हिंदी के प्रश्नों का स्तर यदि आपको देखना है तो इसको आप देख सकते हो, जो संपरीक्षक का एग्जाम हुआ था, याद होगा आपको, याद है? ऑडिटर का एग्जाम हुआ था ना इसमें, याद है ना? हाँ, सीनियर ऑडिटर का एग्जाम हुआ था। उस ऑडिटर के एग्जाम के बाद हिंदी के जितने मतलब जितने जितने पेपर्स में हिंदी रहे हैं, उनके प्रश्नों को देखिए। तो पूरा जो प्रश्नों का स्तर है उसको आप 2 भाग में बाँट सकते हो। एक 2021 के पहले वाला भाग और एक 2021 के बाद वाला भाग। 2021 के पहले प्रश्नों का स्तर बहुत कठिन नहीं रहता था। सामान्य स्तर के प्रश्न रहते थे और आसानी से, अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो आसानी से वहाँ पर से 7-8 क्वेश्चन खींच लेते थे। ठीक है? 10 में से 7-8 प्रश्न आप आसानी से बना लेते थे। अगर थोड़ा-सा भी पढ़े हैं तो। ठीक है? लेकिन अब 2021 के बाद से जो पैटर्न आए हैं, यदि आप हिंदी को अलग से मेहनत करके नहीं जाएँगे, तो मान करके चलो 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा आप वहाँ से बना नहीं पाओगे। प्रश्नों का स्तर बढ़िया आ रहा है अब। चाहे वो सीजीपीएससी हो, चाहे सीजी व्यापम हो, दोनों में ही आप इस चीज़ को देख सकते हो कि प्रश्नों का स्तर बढ़ा है। और अगर सीजीपीएससी में देखना होगा तो 2020, 21, 22 3 साल के सीसेट के प्रश्नों को देख लो, आपको पता चल जाएगा लेवल। ठीक है? सीसेट में लिटरली लोग रोए हैं क्लास में यार, रोए हैं क्लास में, अरे यार सीसेट रुक गया, पहले पेपर में अच्छा खासा स्कोर हो गया, मैथ्स में स्कोर किए नहीं, है ना? लैंग्वेज पढ़े नहीं, गणित बन नहीं रहा है, रीजनिंग आती नहीं, सीसेट रुक गया उनका। ये हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अब 2020 में मानेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनके पहले पेपर में 115, 117 नंबर आए हैं। ठीक है? अपने ही विद्यार्थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के ही। लेकिन आखिरी में आकर के रोए वो। बोलते सर हम लोग गलती कर दिए, हिंदी पढ़े नहीं सर। हम लोग गलती कर दिए सर, गणित में रीजनिंग वाले सेक्शन में मेहनत नहीं किया। उनको लगा हवाबाजी में बन जाती है सारी चीज़ें। अब प्रश्नों का स्तर अच्छा आ रहा है, ठीक है? और व्यापम में अगर आप देखोगे तो व्यापम में प्रश्नों का स्तर कभी एकदम सरल एकदम सरल कि आप 10 में 10 बना दो, ऐसा कभी रहा ही नहीं है। ठीक है? अगर वो 10 प्रश्न दे रहा है तो 7 क्वेश्चन आपको भले बनाता था, पहले सरल देता था, मैं बोल रहा हूँ ना सरल देता था। लेकिन 3 प्रश्न ऐसे होते थे जो किसी से नहीं बनता था, कठिन प्रश्न रहते थे। वो केवल उन्हीं से बनता था जो पढ़ कर के गए हैं।
जो जिन्होंने हिंदी को अच्छे से पढ़ा है, केवल उन्हीं से बनता था। और 2021 के बाद से हिंदी के प्रश्नों में थोड़ी-सी कठिनाई का स्तर बढ़ाया गया है, ठीक है? थोड़ी-सी कठिनाई का स्तर बढ़ाया गया है। अब कठिनाई का स्तर ऐसा है कि जो पढ़े हैं, उनके लिए तो ठीक है, उनके टाइम बचाने का काम करता है, जो पढ़े रहते हैं उनके लिए। और जो नहीं पढ़े रहते, वो लोग हिंदी के प्रश्नों में ही बहुत टाइम लगा देते हैं, उलझ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर भी अब मैच द फॉलोइंग यानी सुमेलित कीजिए वाले प्रश्न हो गए। इसके अलावा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो 2 पेपर को देखना। अभी पिछले जस्ट 2 एग्ज़ाम हुए हैं। एक सहकारिता वाला एग्ज़ाम देख लीजिए और एक हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम देख लीजिए। सहकारिता और हॉस्टल वार्डन, ठीक है? हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है, इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको पता होगा यहाँ सहकारिता वाले हिस्से में या सहकारिता वाले पेपर में एक क्वेश्चन था, जिसमें लिंग को स्टेटमेंट बना करके पूछा था। याद है? लिंग के संबंध में असत्य कथन का चयन करें, ऐसा क्वेश्चन आया है। वैसे ही यहाँ पर पूछा गया है योग रूढ़ शब्दों को। योग रूढ़ शब्दों को स्टेटमेंट बना करके दिया है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। ठीक है? तो अब ऐसे प्रश्नों को यदि आप सॉल्व करने के लिए जाएँगे तो स्वाभाविक सी बात है, जो नहीं पढ़ा है, वो इसको बना ही नहीं पाएगा। या जो केवल और केवल परिभाषाओं को मतलब जो केवल और केवल उदाहरण पढ़ करके गया है, परिभाषाएँ नहीं पढ़ा है, तो उनसे भी ये क्वेश्चन नहीं बनने वाले। आपको उदाहरण तो पढ़ने हैं, साथ में आपको परिभाषाओं को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है? हाँ। तो ये जो 2021 के बाद का जो पैटर्न है, उसमें प्रश्नों का स्तर थोड़ा-सा कठिन तो किया गया है। और अगर आप बिना पढ़े जाते हैं या हिंदी को बहुत हल्के में लेते हैं, तो मान करके चलो 50% से ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं बनने वाले। अच्छे स्तर के प्रश्न आ रहे हैं और अगर बन भी रहे हैं, आपको लग रहा है बन रहे हैं, आप 50% से जितने ज़्यादा बना रहे हो, उसमें तुक्का मार रहे हो। ये हुआ है, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा थोड़ी-सी सावधानी से आपको इसको चलना है हिंदी में, ठीक है? अब यदि वर्णमाला की अगर मैं बात करूं तो वर्णमाला में पहले के पैटर्न में ये पूछता था कि फलाना वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है। देखा होगा आपने प्रश्न पत्र, है ना? जैसे व का उच्चारण स्थल क्या है, य का उच्चारण स्थल क्या है, क वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है, च वर्ग कहाँ से ये सामान्य प्रश्न रहे हैं। अब वर्णमाला में प्रश्नों का स्तर थोड़ा-सा बढ़ाया गया है, थोड़ा-सा अप हुआ है और उसमें आपको अलग-अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष इसी में पूरा जीवन चल रहा था व्यापम वालों का। अब नहीं पूछता है। अब अगर आपको क्वेश्चन देखना है ना, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब वो कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जाएगा स्वरों के विभाजन में। स्वरों का विभाजन, स्वरों को जिन 4 अलग-अलग आधारों पर बाँटा जाता है ना? उन 4 अलग-अलग आधारों को पूछेगा। इसमें पूछता है कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भाग किए गए हैं या कितने प्रकार होते हैं? मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन पूछा हुआ है। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर, तो ये हमको सीखना है। ठीक है? जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे तब तक यहाँ से आपका जो बेसिक है वो क्लियर नहीं होगा और बेसिक अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनने वाले। ठीक है? क्योंकि प्रश्नों की प्रवृत्ति जो है वो थोड़ी-सी जटिल वर्णमाला वाले हिस्से में की गई है। आप जो पहले क्वेश्चन आता था जैसे मैंने आपको बताया कि भई फलाना वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है? अब इसी प्रश्न को वो मैच द फॉलोइंग में देता है। इधर वर्ण लिखेगा, जैसे य लिख दिया, र लिख दिया, व लिख दिया, ह लिख दिया और यहाँ पर लिखेगा उच्चारण स्थल, लिख देगा तालु, लिख देगा मूर्धा, लिख देगा दंतोष्ठ, लिख देगा कंठ और बोलेगा इसको मैच द फॉलोइंग करो, मतलब सुमेलित करो। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा ये, बिल्कुल बनेगा, लेकिन पहले जो टाइम लग रहा था ना, उससे कम से कम 3 गुना टाइम इसमें लगने वाला है कि नहीं? मतलब आपके प्रश्नों का स्तर कठिन नहीं हुआ है सर, टाइम टेकिंग बना दिया गया है उसको
और यहाँ पर अगर आप मतलब टाइम ज्यादा लगा रहे हो तो बाकी हिस्से के लिए कम पड़ने वाला है टाइम। आप इसको समझो, क्योंकि आपके पास तो गिन के मिनट्स है ना सर। हाँ, गिन के 2 घंटे हैं आपके पास और उसी 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। अब उस 150 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम भी तो चाहिए, और 1 मिनट के आसपास, 1 मिनट से भी कम आपको एक प्रश्न के लिए मिल रहा है। और अगर आप हिंदी में टाइम लगा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप बाकी सेक्शन के लिए टाइम को कम कर रहे हो, है कि नहीं? क्योंकि हिंदी टाइम बचाने वाला विषय है। हिंदी में अगर आपका टाइम बचा ले रहे हो आप, तो ये मान करके चलो कि बाकी हिस्से के लिए ठीक ठाक टाइम आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लिए, हिंदी को अच्छे से तैयार कर लिए, इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिए, तो जहां पहले 45 सेकंड था प्रति प्रश्न के लिए, अब 50 सेकंड मिलेगा। 5 सेकंड एक्स्ट्रा मिलता है आपको, अगर आप हिंदी को जल्दी बना लिए तो। ये टाइम बचाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये है। और 5 सेकंड में क्या नहीं हो जाता है यार एग्जाम हॉल में, है कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। स्वरों का विभाजन पढ़ना है, व्यंजनों का विभाजन आपको पढ़ना है, व्यंजनों का विभाजन आपको पढ़ना है। इसके अलावा वो अल्प प्राण, महाप्राण, वर्णों का उच्चारण स्थल, ये तो खैर पढ़ना ही है। ठीक है, तो 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको वर्णमाला में ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद लिंग और वचन, हालांकि ये टॉपिक यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसको आना चाहिए था कारक चिन्ह के साथ में, तो इस पे थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। संधि वाले टॉपिक को यहाँ आना चाहिए था, उपसर्ग, प्रत्यय और समास के साथ में, क्योंकि शब्द रचना के 4 तरीके होते हैं हमारे यहाँ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, तो इसको एक जगह पर लिखना था, उसने संधि को वहां लिख दिया है। इसके बाद शब्दों का विभाजन है। अब शब्दों का विभाजन भी ऐसा नहीं है कि वो केवल ऐसा पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद है, क्योंकि सिलेबस में इसी को लिखा गया है। जबकि शब्दों को बांटने के 5 अलग अलग आधार होते हैं। आप पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के शब्द, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द, रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्द, वैसे ही विकार के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार के शब्द, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द। तो ये विभाजन पूरा पढ़ना है आपको। यहाँ पर भले ही इसने लिख दिया है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, लेकिन क्वेश्चन इससे डीप आता है और आएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज बस नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है शब्दों का विभाजन, और शब्दों को 5 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है। तो पांचों आधार हमको देखने हैं। ठीक है, इसके बाद शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि, ये चारों टॉपिक है। फिर है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसको होना चाहिए था इसके साथ में, लेकिन उसने लिखा है तो ये भी हमको पढ़ना है। ठीक, इसके बाद इकाई 4 में है पद एवं पद रचना। पद रचना के अंतर्गत आप 8 प्रकार के शब्दों को पढ़ते हैं। ये 8 प्रकार के शब्द कौन है सर? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो 8 प्रकार के शब्द हैं, और इसमें से सिलेबस में मेंशन किया है केवल 4 प्रकार के शब्दों को। लेकिन पुराना पेपर उठाइएगा, अव्यय पूछा हुआ है। पुराना पेपर उठाइए, ये जो बाकी के 4 प्रकार के शब्द है ना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि, इनको अव्यय कहा जाता है। तो अव्ययों को भी पूछा हुआ है, हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं किया था, लेकिन क्वेश्चन आया है, तो उसको भी हमको देखना है। हमको ऐसा कोई सेक्शन नहीं छोड़ना है जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है ना? हाँ, भले वो सिलेबस में मेंशन हो या ना हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं फिर हमको लगता है अरे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। ठीक है, सब विद इन सिलेबस ही आता है, सब सिलेबस के अंदर है। हाँ, सिलेबस में मेंशन भले नहीं किया गया उसको, लेकिन ये मान करके चलो कि हिंदी अगर बोला है ना तो पूरी हिंदी पढ़ना है आपको, कम से कम उतनी हिंदी जो कि एक सामान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है हिंदी। ठीक है, इसके बाद कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह के साथ लिंग, वचन, यानी लिंग, वचन और कारक, ये आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लिंग, वचन और कारक।
लिंग वचन और कारक से तीनों मिला करके अगर देखोगे ना, तो अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन का वेटेज है मान लो, तो वहां से लगभग 2 क्वेश्चन अमूमन हर एग्जाम में आपको दिखेगा, लगभग 2 क्वेश्चन। 2 नहीं दिखेगा तो 1 क्वेश्चन दिखेगा लिंग का, दिखता ही है। ठीक है, तो लिंग वचन और कारक ये तीनों के तीनों हिस्से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों को रखा जाता है शब्द रूप के अंतर्गत। शब्द रूप के अंतर्गत 3 चीजें हैं, लिंग वचन और कारक, ये तीनों को आपको पढ़ना है। काल आपके सिलेबस में नहीं है, विराम चिन्ह आपके सिलेबस में नहीं है, और यहां से क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ये पहले बता रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग टीचर भर्ती के जो सिलेबस है उससे इसको मैच करते हैं। अरे टीचर भर्ती का जो रिक्वायरमेंट है वो एकदम अलग होता है कि नहीं? वहां प्रश्नों का स्तर थोड़ा अलग होता है, आपके यहाँ प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा अलग है। जनरल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें हिंदी जो है वो बहुत सामान्य स्तर की पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन टीचर भर्ती में थोड़ा-सा लेवल अप रहता है, क्योंकि उनको पढ़ाना है ना यार आगे जा करके। ठीक है, तो प्रश्नों के स्तर थोड़े से वहाँ पर कठिन होते हैं। इसके बाद इकाई 5 में है वाक्य परिचय। वाक्य परिचय के अंतर्गत आपको वाक्य के बारे में सारी चीजें पढ़नी है, और इसके अंतर्गत वाक्य क्या है, वाक्य के अंग कौन-कौन से हैं, वाक्य के आवश्यक तत्व कौन-कौन से हैं। 6 आवश्यक तत्व होते हैं। इन 6 आवश्यक तत्वों को देखना है। 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा वाक्य के भेद आपको पढ़ने हैं। वाक्य को भी 2 अलग-अलग आधारों पर बांटा जाता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो 8 भेद हैं वो भी पढ़ने हैं, और रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं वाक्यों के वो भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है? इसके बाद है इकाई 6 में मुहावरे, लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश। मुहावरे और लोकोक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, बड़ा पोर्शन होता है आपके सिलेबस का, और इसको मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लास में बहुत सारे जो अलग-अलग एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनको मैं आपका तैयार करा दूं, क्योंकि इसमें ये पर्टिकुलर ऐसा सेक्शन है जहां क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करना है, और नए क्वेश्चन जो संभावित हैं उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। अपठित गद्यांश आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर यहां से आएगा भी तो शीर्षक वाला प्रश्न आएगा। वो क्या करेगा, अपठित गद्यांश दे देगा आपको और बोलेगा कि इस अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न की संभावना बनती है। अपठित गद्यांश से 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। आप बचपन से लेकर के अभी तक जितनी हिंदी पढ़े हैं उसमें 2 ही प्रकार के प्रश्न अपठित गद्यांश से देखेंगे। कौन से 2 प्रकार के? एक पैटर्न आपने ये देखा होगा कि आपको अपठित गद्यांश दे दिया गया और नीचे कुछ प्रश्न पूछ दिए गए। 2-3 प्रश्न आपसे पूछ दिए जाते हैं जिनके उत्तर इन्हीं अपठित गद्यांश में बीच-बीच में छुपे होते हैं। आपने देखा होगा ये, ठीक है? हाँ, रेलवे वगैरह का एग्जाम दोगे ना तो उसमें ये दिखेगा आपको। एसएससी में आपको ये दिखेगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ प्रश्नों को पूछे जाने का दायरा ज़्यादा होता है, तो वो इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन आपको रिलैक्स करने के लिए दे देते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में देता है उसमें। लेकिन व्यापम में उतना स्कोप रहता ही नहीं है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे, तो वो क्या करेगा, अपठित गद्यांश देगा और पूछ लेगा कि उक्त जो गद्यांश है इसका शीर्षक क्या होगा या उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। 4 विकल्प आपको देगा, उन चारों में से एक को आपको चुनना रहेगा। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न है। तो अपठित गद्यांश से संभावना बहुत कम होती है प्रश्नों के आने की। अब देखो, आपने ये 6 यूनिट तो देख लिए और ऐसे लग रहा होगा कि सिलेबस लगभग पूरा तो कवर है सर, लगभग पूरा कवर है इसमें सिलेबस। ठीक है, ये तो 6 यूनिट आपके एग्जाम में मतलब एग्जाम के लिए दिया गया है। ठीक है, लेकिन प्रश्न इनके आसपास के टॉपिक से ही पूछेगा। ठीक है, अगर वो बाहर जाता भी है तो इसके आसपास ही रहेगा, बहुत ज्यादा इधर-उधर नहीं जाएगा। ठीक है, सिलेबस समझ आया? क्या-क्या है सिलेबस में? अब बात करते हैं कि सर इनको पढ़ना कैसे है? अब मुद्दे की बात आएगी। ये तो उसने जो जारी किया है वो है। हमको कैसे तैयार करना है ये देखो। सबसे पहले
मैं पूरे सिलेबस को 2 भाग में बांटूंगा, ठीक है, 2 भाग में बांटूंगा। कौन कौन से 2 भाग सर? एक भाग जो कि आपको क्लास में रेगुलर बेसिस पर मैं पढ़ाने वाला हूं क्लास में, और दूसरा वो भाग जिसकी आपको प्रैक्टिस घर में भी करनी है, प्रैक्टिस घर में भी, ठीक है। कोई भी डाउट आया मैं तो एनी टाइम आपके लिए उपलब्ध हूं, उसके लिए निश्चिंत रहो आप, है ना। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन है जिनको आप घर में रह करके प्रैक्टिस करोगे तभी वो कंप्लीट होगा। कैसे सर? जैसे देखो, क्लास में जो कराऊंगा उस सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। क्लास में मैं कैसे चलूंगा, आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट करूंगा। क्लास में सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, भाषा बोध। अब आप बोलोगे सर सिलेबस में तो है ही नहीं। हाँ, सिलेबस में ये टॉपिक कभी नहीं लिखता है, लेकिन यहां से प्रश्न आते हैं सिलेबस में। अभी देखो पिछले जो 3-4 एग्जाम या पिछले 3-4 साल के एग्जाम आप देखना, वहां पर ना एक प्रश्न जो है उसको बहुत ज्यादा पूछा गया है। आपने ये देखा होगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, देखे हो ना क्वेश्चन ये वाला। किसी सिलेबस में नहीं लिखा है हिंदी का विकास क्रम। कौन से सिलेबस में लिखा होता है बताओ? किसी सिलेबस में नहीं लिखा होता, लेकिन वो क्वेश्चन आता है कि नहीं? हाँ, इवन एसआई मेंस में भी नहीं लिखा हुआ था हिंदी का विकास क्रम, लेकिन क्वेश्चन आया था उसका। और एक नहीं, 4-4 5-5 क्वेश्चन आए थे उसके, भाषा विकास से, भाषा बोध से। तो उसको हमको तैयार करना है। इसको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है, कि सर नहीं लिखा है तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं। नहीं लिखा है लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसलिए पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग यही गलती करेंगे, इस हिस्से को इग्नोर कर देंगे वो, ठीक है। और ये वो जगह है जहां से आप एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, दूसरे जहां चूक करते हैं ना, वो आपके आगे बढ़ने का मौका होता है। कॉम्पिटिटिव नाम ही है यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पीट करना है आपको। और कॉम्पीट करते समय आपको अपनी शक्ति के साथ साथ सामने वाले की जहां पर कमजोरी है ना, उसको भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। कॉम्पीट करना है ना आपको। हाँ, तो कॉम्पीट करते समय ये दोनों चीजों को ध्यान में रखो। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि लिखे नहीं होते लेकिन वहां से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें भाषा बोध एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भाषा बोध के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या क्लास में? सबसे पहला टॉपिक मैं ये कराऊंगा आपको, है ना। भाषा बोध के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भाषा क्या है, भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम। और एक टॉपिक इसमें हम लोग देखेंगे हिंदी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान। और अभी करंट के लिहाज से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है शास्त्रीय भाषाएं। चर्चा में है अभी? क्यों चर्चा में है? किसी को आइडिया शास्त्रीय भाषाएं क्यों चर्चा में? हाँ सर, नए जुड़े हैं ना सर, 5 भाषाएं जुड़े हुए हैं अभी। 5 भाषाओं को अभी जोड़ा गया है। कौन कौन सी भाषाएं? हम्म, ये यही गलती होती है पता है। और यही चीज अगर आपको एग्जाम में दिख जाता है ना, तो फिर अखरता है, अरे यार काश एक बार मोबाइल में वो अंगूठा चलाने के पहले एक बार पढ़ लिए रहता। ऐसा नहीं है मोबाइल में नहीं आया होगा, मोबाइल में बिल्कुल आया होगा। ये इतना बड़ा न्यूज़ है, इतनी बड़ी न्यूज़ है, तो स्वाभाविक सी बात है यार, वो तो सोशल मीडिया पे चल ही रहा है ना? हाँ, तो वो कौन-सी भाषाएँ हैं जिनको जोड़ा गया है और कितनी शास्त्रीय भाषाएँ अभी वर्तमान में हमारे पास हैं? कितनी भाषाओं को चिन्हांकित किया गया है शास्त्रीय भाषाओं के रूप में, ये हमको देखना है, ठीक है? तो ये पूरा टॉपिक मिला करके, ये सारे टॉपिक मिला करके आपके भाषा बोध वाला हिस्सा बनते हैं। अब इसके बाद हम लोग चालू करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, वर्णमाला क्या है, ये जानेंगे। इसके बाद फिर वर्णों में जो व्यवस्थाएं हैं, जो नया वर्ण हमारे यहाँ जुड़ा है अभी हाल ही में, देखा होगा आपने, ल जैसा दिखता है जो, है ना, वो वर्ण क्या है और उससे संबंधित कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा,
ये सब भी देखेंगे, ठीक है। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। वो कहाँ बोला जाता, मतलब वो वर्ण कहाँ प्रचलित है सर, कौन सी बोली में, कौन सी भाषा में उसका प्रचलन है, देवनागरी का प्रयोग करने वाली कौन सी भाषा में प्रचलित है, देवनागरी के अलावा कौन सी भाषा है जिसमें इसका प्रचलन है, तो वो सारी चीजें हमको देखनी है। इसके बाद वर्णमाला में जितने कॉन्सेप्ट हैं आपके, चाहे वो अल्प प्राण महाप्राण हो, चाहे ये स्वरों का विभाजन हो, व्यंजनों का विभाजन हो, चाहे अघोष सघोष हो, चाहे वर्णों का उच्चारण स्थल हो, ये सारी चीजें हम लोग क्लास में ही करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां से वर्णमाला वाले हिस्से से एक टॉपिक आएगा जिसको आपको बीच में प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोलूंगा। वो प्रैक्टिस क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थल, और दूसरा वर्णों का विभाजन। इसको आपको प्रैक्टिस करना है घर में, ठीक है। वर्णों का विभाजन ये वर्णमाला से आपको मैं बोलूंगा पढ़ने के लिए। वर्णमाला पढ़ने के बाद जब वर्णमाला के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे। अब हमारे पास दो रास्ते होंगे, या तो हम शब्द रचना की तरफ चले जाएं या तो शब्द रूप की तरफ चले जाएं। शब्द रचना के अंतर्गत 4 टॉपिक्स हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। या दूसरा तरीका है हम शब्द रूप की तरफ चले जाएं, सॉरी शब्द साधन की तरफ चले जाएं। शब्द साधन में वो 5 जो अलग अलग आधार शब्दों के मैंने बताया आपको, है ना, कि जिसमें आप प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ये 5 अलग अलग आधारों पर आप शब्दों को विभाजित करते हैं। इधर चले जाएं तो वो आपके ऊपर रहेगा कि हमको किधर जाना है, ठीक है। तो यहां से वर्णमाला से 2 टॉपिक्स हैं, या तो आप शब्द रचना की तरफ जाइए या शब्द साधन की तरफ जाइए। इधर आप जा सकते हैं, ठीक है। एक के बाद दूसरा आएगा ही, ये तो कंफर्म है, एक के बाद दूसरा आएगा। शब्द साधन के बाद एक टॉपिक इसमें देखेंगे हम लोग, शब्द रूप, ठीक है। अब शब्द साधन देख के इसको ये मत सोचना थोड़ा सा ही है सर, शब्द साधन मूल व्याकरण है, ठीक है। शब्द रचना और शब्द साधन मूल व्याकरण है। शब्द रचना, शब्द साधन, शब्द रूप, तीनों मिला के मूल व्याकरण बनेगा, ठीक है। शब्द रचना में वो 4 संक्रियाएं हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। शब्द साधन के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, है ना, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि, 8 प्रकार के शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 प्रकार के शब्द प्लस संकर शब्द, ठीक है। कुछ किताबों में संकर शब्दों को विभाजन में शामिल करते हैं, लेकिन मूल विभाजन में शामिल नहीं होता, ये ध्यान रखना। 4 ही लेना आंसर। इसके अलावा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द इसी में पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है विकारी और अविकारी शब्दों को। इसी के अंतर्गत आप पढ़ोगे सार्थक और निरर्थक शब्दों को। तो विभाजन तो बहुत बड़ा है, ये शब्द साधन में है। शब्द रूप के अंतर्गत 3 बेसिक टॉपिक हैं, लिंग, वचन, कारक। ये तीनों हिस्से आप शब्द रूप के अंतर्गत पढ़ोगे, ठीक है। यहां से जब मूल व्याकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब आप जाएंगे वाक्य की तरफ। वाक्य में अभी तक मैंने आपको एक टॉपिक है जिसके बारे में बताया नहीं और जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसकी संभावना तब बनती है उस टॉपिक की जब प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। और वो प्रश्न क्या है सर, वो टॉपिक क्या है, वो है पदबंध, ठीक है। पदबंध टॉपिक सुना है आपने, ठीक है। हाँ, तो आप वाक्यों के अंतर्गत वाक्य के अंग, वाक्य के आवश्यक तत्व, वाक्य के भेद, दोनों आधारों पर ये तो पढ़ लेते हो, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा इसी में छुप जाता है और वो है पदबंध। तो पदबंधों से क्वेश्चन आते हैं, वो हिडन टॉपिक है, वो लिखा नहीं जाता सिलेबस में, वहां से क्वेश्चन उठाया जाता है सीधे, वो लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो पदबंधों को हमको इसके अंतर्गत देखना है, ठीक है। इसके बाद वाक्य होने के बाद आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो सिलेबस में नहीं लिखा है, वो है शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, व्याकरणिक अशुद्धियां,
शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। सिलेबस में लिखा नहीं होता लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप पेपर उठा करके देख लेना पुराना, सिलेबस में मेंशन नहीं किया रहेगा लेकिन क्वेश्चन यहां से आएगा, हिडन टॉपिक है ये, ठीक है। हाँ, ये हिडन टॉपिक है सर, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब ये पढ़ने के बाद फिर आप जाओगे मुहावरे लोकोक्तियों में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में हमारी पूरी वर्णमाला चलेगी, मतलब पूरा पूरा सिलेबस चलेगा इसके अंतर्गत। अब इसमें जो टॉपिक बच गया, क्या टॉपिक बच गया आपका, देख लो। वर्णमाला कंप्लीट, लिंग वचन कारक कंप्लीट, संधि कंप्लीट, शब्दों का विभाजन कंप्लीट, उपसर्ग प्रत्यय समास कंप्लीट, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये आपको अलग से इसी के दौरान आपको पढ़ा दूंगा। शब्द शुद्धि के बाद जब मुहावरे लोकोक्तियां पढ़ाऊंगा ना, उसके तुरंत बाद आपको ये जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है पुराने पेपर में सॉल्व करवा दूंगा क्लास में, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कंप्लीट, कारक चिन्ह हो गया सर, वाक्य परिचय पूरा कंप्लीट, मुहावरे लोकोक्तियां कंप्लीट, अपठित गद्यांश से क्वेश्चन कैसे निकालते हैं या शीर्षक कैसे निकाला जाता है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ोगे ना, तो एक चीज मैं ये बोलूंगा कि इस सीक्वेंस में ना आपका दिमाग जो है वो चूंकि सरल से कठिन धीरे 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 सीखता है, तो इसमें दिमाग में चीजें बैठती बहुत अच्छे से है, ठीक है। अगर आप एक प्रोसीजर से चलते हो ना, तो व्याकरण आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठता जाता है, किसी भी भाषा का व्याकरण हो। लेकिन हम लोग ये सीक्वेंस फॉलो करते नहीं है सर, ठीक है। सीधे उठाते हैं, अरे यार मेरा संधि बचा है, व्याकरण अभी वर्णमाला पढ़े नहीं है, सीधे संधि, कहां से चीजें समझ में आएंगी, है कि नहीं। हाँ, संधि पढ़े नहीं है, सीधे कूद गए समास में, सीधे कूद गए उपसर्ग में, फिर फिर दिमाग चकराते रहता है, सर अभ्युदय शब्द में तो सर अभी दिख ही नहीं रहा है, उपसर्ग क्यों लिया है इसमें, हमको समझ ही नहीं आता है कि नी कब लेना है सर, निह कब लेना है, निस कब लेना है, निर कब लेना है, हमको समझ ही नहीं आता है, ये समझ ही नहीं आता है सर कि अन अन और अनु ये उपसर्ग कब लिया जाता है, इसमें क्या उपसर्ग है, ये विकल्प है आपके चार। अनुपस्थित में उपसर्ग क्या है, अनु, अन, अनुपस्थित, अन जो है वो इसमें उपसर्ग है सर, है कि नहीं। हाँ, अब यहीं पे थोड़ा सा कठिन शब्द दे देगा ऐसा, अब बनाइए, हाँ सर, अनु, अन, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, डी पक्का, डी वाले कौन कौन हो, 5 लोग, 6 लोग, 6 लोग सही हैं, देख लो इतने सारे लोग में 6 जन सही हो, है नहीं। हाँ, शब्द दे दिया ऐसा, अन्वेषण, हाँ, अभी अभी अभी, अनु, अभी, उपसर्ग क्या है उसमें, अन्न, ठीक, ये है उपसर्ग। हाँ, ये गलतियां होती है सर, ठीक है। अनु बोल भी रहे हो तो एकदम 100% नहीं हो कि सर अनु ही आएगा, है कि नहीं। हाँ, अच्छा, इसमें क्या उपसर्ग है, अभी देखना कैसे गलत करते हो। हाँ, इसमें क्या उपसर्ग है, निह, किसको किसको लगता है निह है, ये 4 विकल्प है, ए बी सी डी। हाँ, निह वाले कौन कौन हो, और नी वाले, नी कोई नहीं, निस वाले, सरोता का स कोई नहीं, मतलब किसी का सही नहीं है, यही तो उपसर्ग है सर, ये दिक्कत है नहीं। अच्छा, इसमें इसमें विकल्प है, विकल्प दु, दुस, दुष और दुर, चलो बताओ,
ए बी सी डी, ये वाला बी ना, बी वाले कौन कौन हो? ये बी है, ये सी है, ये शक, हाँ सी आएगा, सी वाला ना, सी की बी, बी, हाँ ठीक है, बी आंसर है इसका। तो सर इसमें तो शक्कर कषा दिख रहा है, आप सरोता कषा क्यों लिए हो? हाँ रीजन है उसके पीछे, ठीक है, क्या रीजन है वो जब सिलेबस चालू करेंगे तब बताऊंगा, जब यहाँ पहुंचेंगे। तो हमको समझ ही नहीं आता सर कि यहाँ ये क्यों लिए हैं, यहाँ क्यों लिए हैं, क्यों ये, जबकि इसका संधि विच्छेद करते तो दुह धन चरित्र होता है, तो दुह क्यों नहीं लिए हैं, ये भी सवाल है। तो सारे समाधान होंगे, लेकिन प्रश्नों का स्तर अब अच्छा आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ चल, तो ये आपके सिलेबस को ऐसा चलाया जाएगा। अब आपको प्रैक्टिस क्या क्या करना है ध्यान देना। वर्णों का उच्चारण स्थल, वर्णों का विभाजन, ये आपको वर्णमाला के अंतर्गत तैयार करना है। दूसरी चीज, मुहावरे, लोकोक्तियां, लोकोक्तियां, इसको तो मस्त, मैं अभी से बता रहा हूं, अभी से बढ़िया 5-5, 10-10 करके पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। कोई भी एक बेसिक किताब उठाओ, ठीक है। सबसे पहले तो पुराने पेपर उठाना, पुराने पेपर उठाओ, और पुराने पेपर उठा करके पहले उसको सॉल्व करो। और पुराने पेपर खत्म हो जाने के बाद, पुराने पेपर खत्म होने में कितना दिन लगेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, है कि नहीं? हाँ। उसके बाद का क्या सर, उसके बाद किताब उठाओ और किताब में से 5-5, 10-10 करके पढ़ते जाओ, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, आधे लोग को यही नहीं पता, इसीलिए इन लोग ना भूल जाते हैं। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप इनको वाक्य में प्रयोग करो। जैसे मान लो आया है मुहावरा, काठ का उल्लू, काठ का उल्लू, है नहीं? अब ये काठ का उल्लू अब रट लिए हैं, हाँ, बुद्धिहीन व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति रट लिए हैं, रट लिए हैं, रट लिए हैं। एग्जाम हॉल में याद ही नहीं आ रहा है काठ का उल्लू, विकल्प आ गया गुस्सैल व्यक्ति, विकल्प आ गया मूर्ख व्यक्ति, विकल्प आ गया धूर्त व्यक्ति, है ना? हाँ, अब याद ही नहीं आएगा वो, क्यों? एक ही अर्थ वाले कई सारे मुहावरे हैं सर, नहीं है? हाँ, जैसे वंश खत्म हो जाना, इसके लिए समूल नाश होना, अन्न पानी देने वाला कोई ना होना, इसका मतलब भी क्या होता है, समूल नाश हो जाना, है कि नहीं? हाँ, खेत जोतैया ना बचना, समूल नाश हो जाना, ठीक है। अर्घ देवैया ना होना, समूल नाश हो जाना, एक ही अर्थ के कई सारे मुहावरे हैं, याद ही नहीं रहेगा वो। तो इसके लिए क्या करो, इनको वाक्य में प्रयोग करने की प्रैक्टिस करो, 5 ठो करना है डेली बस, ठीक है। काठ का उल्लू, अरे यार तू एक नंबर का काठ का उल्लू है, तेरे को कितना भी बोलता हूँ फिर भी समझ में नहीं आता तेरे। वाक्य में आपने प्रयोग कर लिया, अब वाक्य में प्रयोग कर लिया ना, तो वो आपके दिमाग में कॉन्शियस में बैठ गया वो, और कॉन्शियस में बैठ गया, जब जरूरत होगी तो वो निकल के आ भी जाएगा सामने, ठीक है। और वो आएगा पूरे स्टेटमेंट के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में पूरा आएगा, और स्टेटमेंट के रूप में आ रहा है तो उसमें से अर्थ आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, है कि नहीं? तो ये पढ़ने का तरीका होता है उसके, ठीक है। चल, तो मुहावरे लोकोक्तियों को 5-5 करके डेली प्रैक्टिस करते रहो, डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आसानी से आपका सेक्शन तैयार हो जाएगा। इसके अलावा और क्या तैयार करना है सर, देखो सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन पर्यायवाची से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पर्यायवाची से क्वेश्चन आते हैं। तो पर्यायवाची के शब्दों को हमको कैसे तैयार करना है, क्या है इसमें, किसको किसको पढ़ना है, तो सबसे पहले इसमें भी वही बोलूंगा, पहले पुराने पेपर को तैयार करो, पुराने पेपर्स में आए हुए जितने पर्यायवाची शब्द हैं उनको अच्छे से तैयार करो, ठीक है। पर्यायवाची ऐसा ऐसा सेक्शन है ना जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आज भी सूर्य का पर्यायवाची पढ़ते हो, चंद्रमा का पढ़ते हो, सांप का पढ़ते हो, गधे का पढ़ते हो, शेर का आज भी पूछा जाता है, घोड़े का आज भी पूछता है कि नहीं? आज भी पूछ, नदी का पर्यायवाची आज भी पूछता है, पहाड़ का आज भी पूछता है, पृथ्वी का आज भी पूछता है, सूर्य चंद्रमा का आज भी पूछा जाता है सर, शंकर का पर्यायवाची आज भी पूछता है, गणेश का आज भी पूछता है कि नहीं? हाँ,
तो ये पर्यायवाची को अच्छे से तैयार करो। कब तैयार होगा सर? जब पुराने पेपर उठाओगे। पुराने पेपर उठाओ, जो जो शब्द पूछे गए हैं उनके पर्यायवाची याद करने की कोशिश करो। ठीक है? हाँ, अटकोगे 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 तो आके पूछना, सर इसको ये क्यों बोलते हैं? है नहीं? हाँ, क्यों बोलते हैं? आएगा बहुत सारा सवाल। सांप के पर्यायवाची में मिलेगा, सर उरग क्यों बोलते हैं? सांप के पर्यायवाची में आएगा, उरग क्यों बोलते हैं? उर माने छाती, ग माने गति, जो छाती के बल चले उसको बोला जाता है उरग। है नहीं? हाँ, ये शब्द आएगा। पर्वत को पर्यायवाची बोला जाए, पर्वत का पर्यायवाची नग होता है सर। होता है ना? क्यों होता है? न गति, ग मतलब गति, जिसमें गति ना हो वो पर्वत है सर। इसीलिए उसका पर्यायवाची अचल भी होता है। अचल जो चलता नहीं है कि नहीं? हाँ, तो ये जब लिंक करके आप चीजों को रिलेट करके पढ़ना चालू करोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है? तो आप पर्यायवाची को और मुहावरे लोकोक्तियों को बढ़िया 5-5 करके अभी से पढ़ना चालू करो। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन प्रॉपर आपकी ये जो प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं ना, इनकी अलग से मैं टेस्ट लूंगा। आधे घंटे की टेस्ट लूंगा, पूरे पूरे दिन की टेस्ट नहीं लूंगा, आधे घंटे की टेस्ट लूंगा। और आधे घंटे की टेस्ट के बाद आधे घंटे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है? इससे होगा क्या? जो मेंशन नहीं है सर उसकी भी तैयारी हो जाएगी। पर्यायवाची की जो एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट तो रखता है सर, ये इंपॉर्टेंस तो है। दूसरा, लोकोक्ति मुहावरे आपके बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। 15 दिन में से 1 दिन जो है वो हम लोग इन सेक्शंस के लिए निकालेंगे, जो कि आपके केवल और केवल प्रैक्टिस से संबंधित होंगे। ठीक है? चलो, तो आज से एकदम गंगा जली उठा लो, रोज 5 ठोक पढ़ना है सर। गंगा जली उचाना मने कसम खाना है नहीं? भूपेश बघेल जी गंगा जली उचाए थे ना, दारू बंद करूंगा करके। हाँ। दारू तो बंद नहीं हुआ, ऋग्वेद के 90 मंडल से उठ करके सरकारी टेंडर में आ गया सोमरस है नहीं? हाँ, सोम का उल्लेख है 90 मंडल में, और वहां से निकल करके आजकल गवर्नमेंट बेच रही है उसको। ठीक है? चलो, तो ये आपका सिलेबस और ये वो सीक्वेंस जिसमें हमको पढ़ना है। ठीक है? चलो, कोई सवाल, कोई शंका? हाँ जी। हिंदी के लिए कोई सी भी बेसिक किताब उठा लीजिए, सारी किताबें अच्छी हैं यार, कोई किताब खराब नहीं है, सब किताब अच्छी है। हाँ, लेकिन अगर व्यापम के एग्जाम के दृष्टिकोण से देखोगे ना, तो एक किताब जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, वासुदेव नंदन प्रसाद, इनकी किताब बहुत यूजफुल होती है। इसमें एकदम लाइन टू लाइन पूछता है कई क्वेश्चन। ठीक है? वासुदेव नंदन प्रसाद की। और जिनको पढ़ना है वो जिनके पास विनय कुमार पाठक की किताब होगी, वो भी अच्छी किताब है, यूज कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी किताब है। पृथ्वीनाथ पांडे रखे होंगे, वो भी बढ़िया किताब है, चलती है वो भी। हरदेव बाहरी है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। साहित्य भवन आगरा की किताब होगी, वो भी अच्छी किताब है। लोकल पब्लिकेशन में अच्छी अच्छी किताबें हैं, कुछ कुछ आप उनको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किताबें सब सही हैं। ठीक है? हाँ, फैक्ट वो यूज करना जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल के एग्जाम में जैसे हरदेव बाहरी हो गया, या ये आदित्य पब्लिकेशन की एक किताब आती है व्हाइट वाली, आपने देखा होगा एमसीक्यू की, तो वो किताबों को जब आप पढ़ोगे ना तो कुछ कुछ फैक्ट आपको अलग मिलेंगे। मैं आपको वो फैक्ट पढ़ाऊंगा जो कि सीजीबी आपको आंसर में लेता है। ठीक है? जैसे सेंट्रल लेवल की कुछ एग्जाम्स हैं या कुछ एजेंसियां हैं जो कि स्वरों की संख्या 13 लेती हैं, अब हमारे यहाँ आज तक नहीं लिया गया है, हमारे यहाँ 11 मतलब 11, तो हम उन फैक्ट्स को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। ठीक है? तो फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगा वो लेना, क्वेश्चन आप चाहो तो वहां से उठा सकते हो। ठीक है? चलो, और कोई समस्या, प्रश्न? हाँ सर, कोई समस्या नहीं। हाँ बताइए। हाँ भाई, नोट्स बनाइएगा। ठीक है? नोट्स बनाइएगा। मैं कभी भी कोई रिटर्न सामग्री नहीं देता हूँ भाई, मैं अपने सब्जेक्ट की बता रहा हूँ। ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुद से बनाओ। ठीक है? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है, हिंदी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है। ठीक है? हाँ। हम्म,
संस्कृत पाली प्राकृत, अरे यार ये तो वही क्वेश्चन है यार। आजकल हम जिस हिंदी को लिखते बोलते हैं उनका प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट्ट कहा जाता है। अवहट्ट के उद्भव का सही संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट्ट। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट्ट। ठीक है, ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। संस्कृत पहले, फिर प्राकृत, फिर सॉरी संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश होना था, फिर अवहट्ट। इसमें लिए हैं सर। ठीक है, हाँ क्या लिया इसमें है, भी लिए हैं दूसरा वाले में। क्या है, संस्कृत, पाली, हाँ तो ये ठीक है ना। तो देखो असल में ये जो सीक्वेंस है ना, इसमें होता ये है कि आप जब इनका विकास क्रम पढ़ते हैं, पहला जो आंसर लिया ना उस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। सीजीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है वो। ठीक है ना, 22 में ही पूछा है ना कि हाँ ठीक है। उसमें असल में सीक्वेंस क्या होता है, उसको विलोपित किया गया है बाद में, याद रखना। संस्कृत सबसे पहले है, फिर पाली भाषा आती है, पाली के बाद प्राकृत भाषा है, प्राकृत के बाद जो है ये अपभ्रंश है, और अपभ्रंश में भी 7 अपभ्रंश आते हैं। ठीक है, अपभ्रंशों से फिर अवहट्टों का निर्माण होता है और कालांतर में अवहट्ट विकसित होकर के हिंदी का विकास करते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको मिलता है। तो ये सीक्वेंस कहाँ से आया ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप उस सीक्वेंस में जाओगे ना, इस सीक्वेंस के हिसाब से विकल्प ए और विकल्प सी को देखो, दोनों सही बैठेगा, इसलिए विलोपित किया था उसको। ठीक है, क्योंकि संस्कृत के बाद पाली है, पाली के बाद प्राकृत है, प्राकृत के बाद अवहट्ट लिखा है। ठीक है, और एक विकल्प में संस्कृत के बाद पाली है, पाली के बाद अपभ्रंश लिखा है, अपभ्रंश से अवहट्ट लिखा है। ठीक है, तो सीक्वेंस तो दोनों सही है उसका, इसलिए उसको विलोपित किया था। ठीक है, हाँ चलिए और कुछ सवाल। ठीक है, चलिए तो स्ट्रेटजी अच्छे से बना लो अभी से और एकदम कमर कस लो, मैं पहले बोल रहा हूँ। अगर एग्जाम निकालना है ना, तो एग्जाम निकालने के लिए ये मान के चलो कि पीजीडीआरडी वाले जो अपने कॉम्पिटिटर हैं उनके पास शील्ड है 15 नंबर का, आपके पास नहीं है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी होगी सर, सीधी सी बात है कि नहीं। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पीजीडीआरडी वाले 120 नंबर ले आए, है नहीं। हाँ, उनको बस ये कुशन है कि अगर 10 नंबर कम पड़ रहा है तो वो लोग फिर भी उसके बावजूद आपसे 5 नंबर आगे हैं, है कि नहीं। हाँ, ये उनके पास थोड़ा सा बेनिफिट है। तो आप लोग इसमें क्या करो, आप लोग उन सेक्शंस पर मेहनत करो जहां से आप बेहतर कर सकते हो। जहां पे अभी तक आप लोग 30 प्रश्न यदि आ रहे हैं, 20 प्रश्न ही बनते थे, तो मेहनत करके उसको 30 में 30 की कोशिश करो। हिंदी वैसे ही सब्जेक्ट है, और ठीक है, हिंदी ऐसा ही विषय है जिसमें आप 30 में 30 फोड़ सकते हो, ला सकते हो। अरे टीचर भर्ती वाले 29 30 सही करके आते हैं, आप भी कर सकते हो, उसमें क्या है। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और सही गाइडेंस की जरूरत है। तो सही से क्लास अटेंड कीजिए आप लोग, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बढ़िया जाकर के रिवीजन करो। एक्स्ट्रा 4 फैक्ट मिल रहे हैं तो उसको भी याद करो। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए एग्जाम हॉल में, है ना। याद करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो तो कल होगी आपसे मुलाकात, पढ़ाई करिए अच्छे से, कल मिलते हैं। ठीक है।